हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे ब्राउनियन मोशन के बारे में कि ब्राउनियन मोशन क्या होता है, किस तरीके से इसे एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया जा सकता है और ये डिफ्यूज़न से किस तरीके से रिलेटेड है। देखिए, ब्राउनियन मोशन जो है ये एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है काइनेटिक थ्योरी का। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमने काफ़ी सारे पॉस्टुलेट पढ़े थे, काफ़ी कॉन्सेप्ट देखे थे, जिसमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट इसका था कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ड्यू टू थर्मल एजिटेशन, यानी थर्मल एजिटेशन की वजह से किस तरीके से मॉलिक्यूल्स मोशन करते हैं। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को ब्राउनियन मोशन ने एक डायरेक्ट प्रूफ देकर कंफर्म किया है, यानी इसी के बारे में उन्होंने डिस्कस किया है, एक प्रूफ दिया है कि किस तरीके से थर्मल एजिटेशन की वजह से मॉलिक्यूल्स मोशन करते हैं। ठीक है, बाद में इस पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए थे। तो यहाँ जो थर्मल एजिटेशन है, इसका मतलब है, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी देखा था, कि अगर हम टेम्परेचर को एब्सोल्यूट ज़ीरो या आप कह सकते हो 0 केल्विन से इंक्रीज करने लगते हैं तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडम मोशन में आ जाते हैं, जिसे हम क्या बोल देते हैं, थर्मल एजिटेशन बोल देते हैं। अब ब्राउनियन मोशन के बारे में बात करते हैं। देखिए, ब्राउनियन मोशन क्या है, एक तरह का इरेगुलर मोशन या आप कह सकते हो रैंडम मोशन है। ये कॉन्टिन्यूस जिगजैग मोशन है फाइन पार्टिकल्स का इन ए गैस और लिक्विड, यानी हम कोई गैस और लिक्विड यहाँ कंसिडर कर रहे हैं तो इसके अंदर कुछ फाइन पार्टिकल्स हैं, तो ये फाइन पार्टिकल्स एक कॉन्टिन्यूस जिगजैग मोशन करते रहते हैं, ऐसे रैंडमली मूव करते रहते हैं। तो इस रैंडम मोशन को, इस कॉन्टिन्यूस जिगजैग मोशन को ही कहा जाता है ब्राउनियन मोशन। ये जो फिनोमेना है ये फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने इन 1827, जब उन्होंने एग्जामिन किए थे कुछ इनएनिमेट स्पोर्स को। इसका मतलब है आप लाइफलेस पोलन ग्रेन्स कंसिडर कर सकते हो। तो जब उन्होंने पोलन ग्रेन्स को अंडर हाई पावर माइक्रोस्कोप एग्जामिन किया तो उन्होंने देखा कि ये जो स्पोर्स हैं, जो पोलन ग्रेन्स है, ये रैंडमली मूव कर रहे हैं, रैंडम मोशन के अंदर है। इसके अलावा ये भी ऑब्जर्व किया, अगर हम किसी कोलाइडल सॉल्यूशन को अंडर हाई पावर माइक्रोस्कोप या अल्ट्रा माइक्रोस्कोप एग्जामिन करते हैं तो उस कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो टू एंड फ्रो मोशन करते रहते हैं, छोटे छोटे स्टार्स ऑफ लाइट की तरह अपीयर होते हैं, जो रैपिडली और कॉन्टिन्यूसली रैपिड मोशन करते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। कभी कोई पार्टिकल राइज होता है, फिर से सिंक कर जाता है, स्पिन करता है, फिर से राइज करता है। तो इस तरीके से जो मोशन है ये स्पॉन्टेनियसली और परमानेंट चलता रहता है। इसी इरेगुलर मोशन को कहा जाता है ब्राउनियन मोशन ऑफ द पार्टिकल। तो बेसिकली हमारा जो ब्राउनियन मोशन है ये एक तरह का इरेगुलर या आप कह सकते हो रैंडम मोशन होता है। डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से ये भी वेरीफाई किया गया है कि ये जो सस्पेंडेड पार्टिकल का मोशन हो रहा है, ये जो सस्पेंडेड पार्टिकल रैंडम मोशन कर रहा है, किसी केमिकल और इलेक्ट्रिकल मोशन की वजह से नहीं है, और ये मोशन उतना ही ज़्यादा विगरस हो जाएगा अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देते हो, यानी टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने की वजह से मोशन ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल का रेट उतना ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, वो मोर विगरस हो जाता है। इसके अलावा अगर हम लेस विस्कस लिक्विड कंसिडर करेंगे जिसकी विस्कोसिटी कम है, तो भी जो इमोशन है सस्पेंडेड पार्टिकल का, ये इसका रेट इंक्रीज़ हो जाता है, ये ज़्यादा विगरस हो जाता है। नाउ ये जो मोशन है, ये जो रैंडम मोशन है किसी पार्टिकल का, ये डिपेंड करता है ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल। अगर पार्टिकल साइज स्मॉल है, इस केस के अंदर ये रैंडम मोशन ज़्यादा होगा, और अगर आपने पार्टिकल साइज बिगर साइज का लिया है, पार्टिकल साइज ज़्यादा लिया है, तो उस केस के अंदर ये जो एजिटेशन है, ये जो रैंडम मोशन है, ये आपका कम होगा। कोई भी दो पार्टिकल अगर आप लेते हो तो उनका सेम मोशन नहीं होगा, और ये जो पार्टिकल्स का मोशन है ये किसी एडी या कन्वेंशनल करंट की वजह से नहीं होता है। तो हम इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। देखिए, जब कोई सस्पेंडेड पार्टिकल को हम किसी फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट की तरह कंसिडर कर सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है बियोस इन अ सी ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी एक फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट की तरह कंसिडर कर लेंगे, तो ये जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं ये थर्मल मोशन में है। इनकी एवरेज ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी जो है, हर एक पार्टिकल की जो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो है 1/2 kT। अब बात आती है कि ये रैंडम मूव क्यों कर रहे हैं पार्टिकल्स। ये रैंडम पार्टिकल्स जो हैं ये इसलिए रैंडम मूव कर रहे हैं क्योंकि जिस भी लिक्विड के अंदर ये पार्टिकल्स है, इस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स इस पार्टिकल के ऊपर इम्पैक्ट डाल रहे हैं सभी साइड से, और इस इम्पैक्ट की वजह से ये जो पार्टिकल है ये रैंडमली मूव कर रहा है। जैसे दोबारा से देखिए, मान लीजिए ये हमने कोई लिक्विड कंसिडर किया है, तो इसके अंदर ये पार्टिकल है और यहाँ लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है, तो ये लिक्विड के मॉलिक्यूल सभी साइड से इस पार्टिकल के ऊपर इम्पैक्ट डाल रहे हैं।
इस इम्पैक्ट की वजह से ये जो पार्टिकल है ये हमारा रैंडम मोशन शो करता है, और ये जो मोशन है ये और ज़्यादा विग्रस हो जाता है। अभी हमने देखा था अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे मॉलिक्यूल के पास एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, और एनर्जी ज़्यादा हो गई जा जाएगी तो ये मोशन भी उतना ही ज़्यादा विग्रस हो जाएगा। अब ये जो इम्पैक्ट है इन मॉलिक्यूल्स का इस पर्टिकुलर पार्टिकल के ऊपर, इसकी वजह से उस पार्टिकल पे कोई ना कोई रिजल्टेंट फोर्स लगेगा। तो ये जो रिजल्टेंट फोर्स है ये बैलेंस्ड हो जाएगा अगर वो पार्टिकल बड़े साइज़ का है, क्योंकि अगर आप एक बड़े साइज़ का पार्टिकल कंसिडर करते हो, लार्ज साइज पार्टिकल कंसिडर करते हो, तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं ये इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे, जिसे इक्वल फोर्स यहाँ पे लगाएंगे और फोर्स यहाँ बैलेंस हो जाएगा। तो इस केस के अंदर ये जो पार्टिकल है मूव नहीं कर पाएगा, कम मूव कर पाएगा, तो जिस वजह से एजिटेशन जो है ये रैंडम मोशन जो है ये हमारा डिक्रीज हो जाएगा। वहीं अगर हम एक स्मॉल साइज का पार्टिकल कंसिडर करते हैं तो इसके ऊपर ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये ज़्यादा नंबर में कंसिडर करेंगे, यहाँ पे इसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे, जिसके इसके जो फोर्स लगा रहे हैं सेम फोर्स यहाँ पे इस पार्टिकल के ऊपर नहीं लगेगा। तो ये पार्टिकल ऐसे ही रैंडमली मूव करता रहेगा, क्योंकि इस पार्टिकल का साइज स्मॉल है तो इस केस के अंदर ये पार्टिकल रैंडम मोशन शो करेगा। यानी अगर हम बिगर साइज का पार्टिकल लेते हैं तो इसके ऊपर बैलेंस्ड फोर्सेस लगेंगे, फोर्स बैलेंस्ड हो जाते हैं तो इस केस में कम एजिटेशन होता है। वहीं अगर स्मॉल साइज का पार्टिकल लेते हैं तो उस पर अनबैलेंस्ड फोर्सेस लगते हैं जो कि बैलेंस नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से एजिटेशन ज़्यादा होता है। आइंस्टीन ने भी एक थ्योरी दी थी ब्राउनियन मोमेंट के करस्पॉन्डिंग, जिसे बाद में पेरिन नाम के साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटली टेस्ट किया था, ठीक है, यूजिंग कोलाइडल सॉल्यूशन। यानी कोलाइडल सॉल्यूशन की हेल्प से उनका यूज़ करते हैं पेरिन ने ये जो आइंस्टीन की थ्योरी थी रिगार्डिंग ब्राउनियन मूवमेंट इसको एक्सपेरिमेंटली टेस्ट किया था, और उन्होंने ये वेरीफाई किया कि ये जो रैंडम मोशन हो रहा है ये थर्मल एजिटेशन की वजह से हो रहा है। ऑल्सो उन्होंने जो मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी है वो भी इस मोशन के करस्पॉन्डिंग डिफाइन किया था। तो अपने एक्सपेरिमेंटल डाटा से उन्होंने एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू को डिटरमाइन किया, और उन्होंने इस एवोगैड्रो नंबर की जो वैल्यू आई है उसको कंपेयर किया फ्रॉम द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय अदर मेथड, जो अदर मेथड से जो वैल्यू एन की आई थी उससे। तो उन्होंने देखा कि यहाँ जो एन की वैल्यू आई है और जो अदर मेथड्स की हेल्प से एन की वैल्यू आई है वो दोनों एग्रीमेंट में है। तो इस तरीके से उन्होंने एक्सपेरिमेंटली डिफाइन किया ब्राउनियन मोशन को। अब ये जो ब्राउनियन मोशन है ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, यानी कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से ब्राउनियन मोशन को हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो अगर उन डिक्रीजिंग द साइज ऑफ पार्टिकल, अगर अभी हमने देखा था अगर हम पार्टिकल साइज स्मॉल लेते हैं यानी स्मॉल साइज का पार्टिकल कंसिडर करते हैं तो उस केस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स उस पर स्ट्राइक कर रहे हैं डिफरेंट साइड से वो ज़्यादा हो जाएंगे, तो यहाँ पे ब्राउनियन मोशन ज़्यादा हो जाएगा। सेकेंडली अगर आप डेंसिटी ऑफ द मीडियम को डिक्रीज कर देते हैं, यानी जिस मीडियम के अंदर वो पार्टिकल है उसकी डेंसिटी को कम कर देंगे तो वो लेस डेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से उसके ऊपर जो बोम्बार्डमेंट हो रही है उस पार्टिकल के ऊपर सभी साइड से उसका रेट इंक्रीज हो जाएगा और ब्राउनियन मोशन भी इंक्रीज हो जाएगा। थर्डली अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं, देखिए अभी हमने देखा था अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो उस पार्टिकल को एनर्जी ज़्यादा मिल जाएगी इन पार्टिकल को, जिसकी वजह से मोशन और ज़्यादा विग्रस हो जाएगा, या आप कह सकते हो ब्राउनियन मोशन इंक्रीज हो जाएगा। फोर्थली अगर डिक्रीजिंग द विस्कोसिटी, अगर आप विस्कोसिटी को ही डिक्रीज कर दें यानी लेस विस्कस लिक्विड को अगर हम कंसिडर करें तो उस केस के अंदर भी ब्राउनियन मोशन इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जब हम लेस विस्कस लिक्विड कंसिडर करेंगे तो उसके अंदर रेजिस्टेंस कम होगा, जिसकी वजह से ब्राउनियन मोशन इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ हमने देखा कि जो ब्राउनियन मोशन है ये बॉम्बार्डमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से हो रहा है, कि जो भी आप मीडियम कंसिडर कर रहे हो उस मीडियम के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स हैं वो जब उस पार्टिकल के ऊपर बॉम्बार्ड करते हैं तो ब्राउनियन मोशन होता है। अगर ऐसे ही कोई रैंडम मोशन हो रहा है ड्यू टू वेरिएशन इन टेम्परेचर या प्रेशर, उसे हम ब्राउनियन मोशन नहीं कहेंगे, ठीक है। तो ब्राउनियन मोशन जब ही होगा जब बॉम्बार्डमेंट होगी मॉलिक्यूल्स की, उस मीडियम के मॉलिक्यूल्स की ऑन दैट पार्टिकल। नहीं तो कोई भी रैंडम मोशन अगर किसी टेम्परेचर या प्रेशर में वेरिएशन आने की वजह से होगा तो उसे हम ब्राउनियन मोशन नहीं कहेंगे। तो हम आइंस्टीन थ्योरी के बारे में बात करते हैं रिगार्डिंग ब्राउनियन मोशन। देखिए आइंस्टीन थ्योरी ये कहती है कि जो पार्टिकल्स है जो रैंडम मोशन में अगर ऐसे ही मूव करते रहे तो कुछ टाइम के बाद उसी मीडियम के अंदर डिफ्यूज कर जाएंगे, क्योंकि जैसे वो पार्टिकल रैंडम मोशन करते रहेंगे तो उनकी एनर्जी
धीरे धीरे डिक्रीज होती रहेगी और कुछ टाइम के बाद वो उस मीडियम के अंदर डिफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ उन्होंने रिलेट किया डिफ्यूजन कोफिशिएंट वो ब्राउनियन मोशन से, क्योंकि जब डिफ्यूज हो जाएंगे इट मीन्स डिफ्यूजन हो रहा है। तो यहाँ उन्होंने डिफ्यूजन कोफिशिएंट जिसे हम डी से डिनोट करते हैं उसे रिलेट किया ब्राउनियन मोशन से, कि डिफ्यूजन किस तरीके से ब्राउनियन मोशन से रिलेटेड है। तो आइंस्टाइन ने दो तरीके से डिफ्यूजन कोफिशिएंट कैलकुलेट किया। पहला तो माना उन्होंने फ्रॉम द इरेगुलर मोशन ऑफ द सस्पेंडेड पार्टिकल, यानी अगर वो रैंडम मोशन में पार्टिकल तो किस तरीके से उन्होंने डिफ्यूजन कोफिशिएंट को कैलकुलेट किया। और सेकेंडली उन्होंने कंसिडर किया डिफरेंस इन ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे जो अगर कंसंट्रेशन में डिफरेंस है, जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल हम मान रहे हैं उनकी कंसंट्रेशन में डिफरेंस है डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, तो उसकी वजह से उसके ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर भी डिफरेंस आएगा। तो इस ऑस्मोटिक प्रेशर के डिफरेंस को कंसिडर करके उन्होंने डिफ्यूजन कोफिशिएंट की वैल्यू को कैलकुलेट किया। तो पहले हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन फ्रॉम रैंडम मोशन, की रैंडम मोशन की वजह से उन्होंने किस तरीके से डिफ्यूजन कोफिशिएंट या कोफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन को कैलकुलेट किया। तो यहाँ उन्होंने कंसिडर किया कि जो मॉलिक्यूलर कंसेंट्रेशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, जिसकी वजह से ग्रेडियंट आएगा, कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट मिलेगा। कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसेंट्रेशन विद डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस के हिसाब से किस तरीके से कंसेंट्रेशन किस रेट से वेरी करती है। तो यहाँ जो कंसेंट्रेशन मानी है, ग्रेडियंट जो माना है कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, ये इन्होंने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग माना, इट मीन्स इन्होंने मोशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस के अंदर कंसिडर किया है। तो अब ये जो कंसेंट्रेशन या ग्रेडियंट मिलेगा तो इसका मतलब यहाँ डिफ्यूजन होगा, क्योंकि यहाँ कंसेंट्रेशन सेम नहीं है। और हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था जब डिफ्यूजन पढ़ा था कि जब कंसेंट्रेशन सेम नहीं होती है तो मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, जिसकी वजह से पार्टिकल्स के अंदर डिफ्यूजन हमें मिलेगा। तो यहाँ डिफ्यूजन ऑफ द पार्टिकल्स होने लगेगा, यानी हर एक पार्टिकल कोई ना कोई डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो मान लीजिए जितनी डिस्प्लेसमेंट एक पार्टिकल इन टाइम पीरियड टी के अंदर कर रहा है उसको हम डेल्टा से शो कर रहे हैं, यानी जो पार्टिकल मूव कर रहा है तो वो डेल्टा डिस्प्लेसमेंट कर रहा है इन टाइम पीरियड टी। अब उन्होंने एक सिलेंडर कंसिडर किया और उस सिलेंडर का जो एक्सिस है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस मान लिया, सच दैट जो सिलेंडर की दो फेसेस हैं S1 और S2 वो किसी डिस्टेंस डेल्टा से सेपरेटेड है। ये डिस्टेंस डेल्टा से सेपरेटेड है। ए यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लिया सिलेंडर का, कि ए यहाँ पे क्या है, सिलेंडर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। और N1 N2 मान ली है मॉलिक्यूलर कंसेंट्रेशन, यानी N1 और N2 मॉलिक्यूलर कंसेंट्रेशन या आप कंसेंट्रेशन कह सकते हो। फेसेस N1 है N1 के लिए और N2 है N1 कंसेंट्रेशन S1 फेस के लिए और N2 कंसेंट्रेशन S2 फेस के लिए। देखिए कंसेंट्रेशन का बेसिकली मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, सच दैट ये जो कंसेंट्रेशन है N1 इज ग्रेटर देन N2, यानी S1 फेस के करस्पॉन्डिंग जो कंसेंट्रेशन है N1 वो ग्रेटर है N2 से। ये वाला फेस हायर कंसेंट्रेशन पे है एज कम्पेयर टू S2। तो इस तरीके से सिलेंडर जो है ये शो कर रहा है रैंडम मोशन ऑफ द पार्टिकल्स इन द सिलेंडर। यहाँ डेल्टा मान लिया, S1 S2 मान लिया, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और N1 N2 हमारी कंसेंट्रेशन को रिस्पेक्टिवली डिपिक्ट कर रहा है। तो यहाँ हम ये देखेंगे कि S1 फेज को कितने नंबर ऑफ पार्टिकल क्रॉस कर रहे हैं राइट हैंड साइड डायरेक्शन में जाते हुए। तो देखिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने के लिए जो N है ये शो कर रहा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर इसको मैं V से मल्टीप्लाई कर दूंगी, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें मिल जाएंगे, क्योंकि N है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। और वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं, देखिए इसकी लेंथ है डेल्टा और एरिया इसका है A, तो एरिया इंटू लेंथ क्या बन जाएगा, वॉल्यूम, या एरिया इंटू हाइट वॉल्यूम बन जाएगा। तो इस नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम को जब हम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल जाएंगे। इट मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे आ जाएंगे N इंटू डेल्टा इंटू A। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने मान लिए, टोटल इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है N डेल्टा A। तो इसमें पूछा गया कि S1 फेज से कितने नंबर ऑफ पार्टिकल क्रॉस करके राइट हैंड साइड डायरेक्शन में जाएंगे इन टाइम t के अंदर। तो देखिए हाफ ही जाएंगे, क्योंकि हाफ तो राइट में जाएंगे, टोटल इतने हैं तो इसमें से हाफ तो जाएंगे राइट हैंड साइड के अंदर और हाफ जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड के अंदर। तो यहाँ अगर S1 फेज की बात करते हैं तो S1 फेज से इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉस करेंगे इन टाइम पीरियड t, यानी हाफ ऑफ N1 डेल्टा A, क्योंकि S1 के करस्पॉन्डिंग जो N है वो N1 नोट किया जाएगा। N1 कंसेंट्रेशन है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जैसे लिखा हुआ भी है कि हमने हाफ N1 डेल्टा ले लिया है, क्योंकि जो हाफ होंगे पार्टिकल्स टोटल सिलेंडर के अंदर तो है N डेल्टा A, तो इसमें से हाफ तो जाएंगे टुवर्ड्स द राइट
और अदर हाफ जाएंगे टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो इस तरह ये नंबर ऑफ पार्टिकल फेज S1 के आ जाएंगे। सिमिलरली जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स S2 फेज को क्रॉस करेंगे जब वो लेफ्ट हैंड साइड आएंगे, यानी इस फेज को क्रॉस करके जब वो लेफ्ट हैंड साइड आएंगे तो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉस करेंगे, तो होंगे हमारे हाफ N2 डेल्टा A, क्योंकि यहाँ पे S2 के करस्पॉन्डिंग जो कंसेंट्रेशन है वो N2 है। तो इस तरीके से इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे राइट हैंड साइड डायरेक्शन में जाएंगे और इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए हमने देखा भी N1 की कंसेंट्रेशन तो हमने ज़्यादा मानी है कि S1 के करस्पॉन्डिंग जो कंसेंट्रेशन है वो ज़्यादा है, तो कुछ S1 फेज से एक्सेस नंबर ऑफ पार्टिकल जाएंगे राइट डायरेक्शन की तरफ, क्योंकि N1 की कंसेंट्रेशन ज़्यादा है। तो कितने एक्सेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स राइट हैंड साइड डायरेक्शन की तरफ जाएंगे उस मिडल लेयर को क्रॉस करते हुए, कितने जाएंगे, दोनों का डिफरेंस, तो इतने एक्सेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉस करेंगे। नाउ हम लिख सकते हैं कि ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसेंट्रेशन होता है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, हमारा क्या होता है, कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट यही होता है, ये रेट ये चेंज को शो कर रहा है और ये विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस जो लेंथ है उसकी। तो ये हमारा कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट है जिसे हम शो कर सकते हैं dN/dx से। देखिए माइनस किस लिए आया है यहाँ पे, एक तो आप ये बोल सकते हो क्योंकि N1 की कंसेंट्रेशन ज़्यादा है N2 से, तो भी माइनस साइन आएगा क्योंकि N1 में से N2 कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ तो देख सकते हैं माइनस साइन। ठीक है, दूसरी चीज़ है क्योंकि जैसे N1 की कंसेंट्रेशन ज़्यादा है और वो N2 की तरफ जाएंगे तो कंसेंट्रेशन विद डिस्टेंस धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो यहाँ इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आएगा। माइनस dN/dx शो किसको कर रही है टर्म, ग्रेडियंट ऑफ मोलिकुलर कंसेंट्रेशन को। तो मान लीजिए ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। अब हमें ये देखना है कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल क्रॉस कर रहे हैं S1 S2 को पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, यानी यूनिट एरिया पर सेकंड के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स जा रहे हैं, ये तो पूरे नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉस कर रहे हैं। तो इसके लिए पहले देखिए हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 से हम N1 माइनस N2 की वैल्यू निकाल सकते हैं और इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से जो हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पहले हम देखते हैं वो कितने बनेंगे, यहाँ पे N1 माइनस N2 की वैल्यू पुट कीजिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी, डेल्टा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ N1 माइनस N2 की वैल्यू ये मिल गई, इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दिया। तो ये जो नंबरेटर आया ये शो कर रहा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स को। अब इसमें पूछा गया पर यूनिट एरिया पर सेकंड, तो पर यूनिट एरिया से डिवाइड कर दिया और टाइम के लिए हमने t से डिवाइड कर दिया। तो ये हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ गए जो उस प्लेन को क्रॉस कर रहे हैं, मिडल लेयर को क्रॉस कर रहे हैं बिटवीन S1 एंड S2 पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। तो यहाँ पे इस एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा, तो ये रिजल्ट हमें मिल जाएगा। नाउ जो डेफिनेशन होती है डिफ्यूजन कोफिशिएंट की, उसमें ये रहता है, डिफ्यूजन कोफिशिएंट का मतलब होता है कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड पर कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। अब ये तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स पर सेकेंड और पर यूनिट एरिया तो आ गए, लेकिन अगर इसको हम पर कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट से डिवाइड कर देंगे तो हमें डिफ्यूजन कोफिशिएंट मिल जाएगा। यानी हम कह सकते हैं जो डिफ्यूजन कोफिशिएंट है इसका मतलब मान लीजिए P एक फिलहाल के लिए मान लीजिए एक सिंबल शो कर रहा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो इसको हमें कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट है हमारी dN/dx, इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा डिफ्यूजन कोफिशिएंट मिलेगा, क्योंकि इसकी डेफिनेशन यही कहती है कि इट इज़ नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, जिसे हमने P माना है, पर यूनिट ग्रेडियंट पर यूनिट कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो अगर हमें d को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर सेकंड मिल जाएगा। तो यहीं पे हम लिख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे क्रॉसिंग पर यूनिट पर सेकंड, तो वो क्या आ जाएगा, d मल्टीप्लाई हो जाएगा उससे, dN/dx राइट हैंड साइड चला जाएगा। तो ये अब फिर से हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर सेकेंड आ गए और ये भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग पर यूनिट पर एरिया पर सेकेंड है ना। तो यहाँ से दोनों साइड से हम देख सकते हैं dN/dx से कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, d की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा स्क्वायर अपॉन में 2t। डेल्टा ध्यान रखिएगा यहाँ डिस्टेंस है जो हमने माना था, सिलेंडर की लेंथ लेके चले थे, और d यहाँ पे क्या है, डिफ्यूजन कोफिशिएंट। ये हमारी आगे इक्वेशन नंबर 3। इस तरीके से हमने डिफ्यूजन कोफिशिएंट कैलकुलेट किया यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ जब हमने रैंडम मोशन कंसिडर किया है। अब हम कैलकुलेट करेंगे यही डिफ्यूजन कोफिशिएंट फ्रॉम द डिफरेंस इन ऑस्मोटिक प्रेशर बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ड्यू टू द डिफरेंस इन कंसेंट्रेशन। सबसे पहले हम ये देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब क्या होता है। देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब है कि कितना प्रेशर हमें बाहर से लगाना होगा अगर हम किन्हीं मॉलिक्यूल्स के फ्लो को रोकना चाहें। देखिए ऑस्मोसिस हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले ऑस्मोसिस का मतलब होता है
कि मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमीबल मेम्ब्रेन। तो वो जो फ्लो हो रहा है मॉलिक्यूल्स का फ्रॉम हायर टू लोअर, या आप बोल सकते हो इस फ्लो को अगर हम किसी सेमी परमीबल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है, इसको हम स्टॉप करना चाहते हैं तो हमें कितना प्रेशर लगाना होगा, वो प्रेशर हमारा होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो मान लीजिए जो S1 और S2 फेसेस हमने दो कंसिडर किए हैं सिलेंडर के, उनके करस्पॉन्डिंग जो ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू है वो है P1 और P2। नाउ गैस लॉ के अकॉर्डिंग P1 की वैल्यू यहाँ आ जाएगी N1 KT और P2 की आ जाएगी N2 KT, सच दैट कि यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है T, यहाँ पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। अब यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस जनरेट होगा P1 P2 के। इस प्रेशर डिफरेंस जनरेट होने की वजह से सिलेंडर के ऊपर एक फोर्स लगेगा, क्योंकि इधर प्रेशर अलग है S1 पे, इधर S2 पे अलग है, क्योंकि दोनों की कंसंट्रेशन ही अलग है। तो इस वजह से एक प्रेशर फोर्स लगेगा, क्योंकि प्रेशर में डिफरेंस क्रिएट हो गया, तो सिलेंडर पे एक फोर्स लगेगा। और फोर्स यहाँ से कितना लगेगा, देखिए प्रेशर की डेफिनेशन होती है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स निकालने के हम प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस प्रेशर में डिफरेंस आने की वजह से सिलेंडर के ऊपर जितना फोर्स लग रहा है वो आ जाएगा हमारा P1 माइनस P2 इंटू में A बाय दिस डेफिनेशन। तो यहाँ से हम P1 की वैल्यू पुट करेंगे N1 KT, P2 की करेंगे N2 KT और A यहाँ पे आ जाएगा। दोनों साइड से KT कॉमन आ गया, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी फोर्स की N1 माइनस N2 इंटू में KT A। अब ये जो फोर्स है ये क्या करेगा, उस सिलेंडर को पुश करेगा इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। और ये फोर्स कहाँ से आया है, ड्यू टू डिफरेंस इन द प्रेशर। मान लीजिए n क्या है, कंसंट्रेशन है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, देखिए कंसंट्रेशन का यहाँ मतलब होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल जाएंगे। तो इसका मतलब इतने टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। अब इतने टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर इतना फोर्स लग रहा है, ठीक है, यानी हम कह सकते हैं n डेल्टा A पार्टिकल के ऊपर, मान लीजिए इसको F से डिनोट कर रहे हैं, ये जो है इसको हम लिख ही देते हैं N1 माइनस N2 KTA, इतना फोर्स लग रहा है। तो एक पे कितना लगेगा, ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी, बाय यूनिटरी मेथड डिवाइड हो जाएगी। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कि फोर्स ऑन ए सिंगल पार्टिकल, यानी इतने पार्टिकल पे इतना फोर्स है, तो एक के ऊपर कितना होगा सिंगल पार्टिकल पे, डिवाइड हो जाएगा इससे। तो वो जो फोर्स ऑन सिंगल पार्टिकल है उसको हम शो कर रहे हैं स्मॉल f से। तो यहाँ A से A कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी। मान लीजिए हमारी इक्वेशन नंबर 4 है, तो इक्वेशन नंबर 4 शो कर रही है फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिंगल पार्टिकल। अब इक्वेशन नंबर 2 जो हमने देखी थी, तो वहाँ हमने देखा था N1 माइनस N2 अपॉन डेल्टा, जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की डेफिनेशन थी वहाँ से ये था। यहाँ फोर्स की वैल्यू ये आई है, फोर्स ऑन सिंगल पार्टिकल, तो यहाँ N1 माइनस N2 अपॉन में डेल्टा की वैल्यू को हम पुट कर देंगे। तो यहाँ माइनस dN बाई dx रख दिया, तो यहाँ से जो फोर्स ऑन सिंगल पार्टिकल आएगा उसकी वैल्यू आ जाएगी KT अपॉन में N dN बाई dx। नाउ अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, स्टोक्स लॉ कहता है अगर किसी पार्टिकल को हम किसी विस्कस मीडियम के अंदर सस्पेंड करते हैं, ठीक है, वो मीडियम है विस्कस है और उसकी विस्कोसिटी ईटा है, उस पार्टिकल का जो स्फेरिकल रेडियस है वो r है और उसकी वेलोसिटी v है, तो इस केस के अंदर जो विस्कस फोर्स होता है उसे हम शो कर सकते हैं 6 पाई ईटा r v से। और यहाँ हमने f की वैल्यू निकाली है ये, तो दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही विस्कस फोर्स की डेफिनेशन है, ठीक है। तो यहाँ से हम n इंटू वी की वैल्यू निकालेंगे, इसको बाद में हम डिफाइन करेंगे। देखिए n ये रहा और v रहा, n को लेफ्ट हैंड साइड में लीजिए तो एन वी की वैल्यू हमारी ये आ जाएगी। मान लीजिए हमारी इक्वेशन नंबर 5 है। अब ये जो इक्वेशन नंबर 5 है ये एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स मूविंग टू द राइट पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, यानी एन वी शो कर रहा है कितने नंबर ऑफ पार्टिकल राइट हैंड डायरेक्शन में जा रहे हैं पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। तो अब हम ये देखते हैं एन वी किस तरीके से इस टर्म को, कि एन वी को हम इस तरीके से कैसे बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स राइट डायरेक्शन में पर यूनिट एरिया पर सेकेंड जा रहे हैं। तो देखिए एन वी का मतलब क्या है, एन है यहाँ पे कंसंट्रेशन या नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो मान लीजिए टोटल नंबर एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसमें है, तो एन क्या है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं एरिया इंटू में लेंथ, तो ये तो हमारा एन आ गया। वी का मतलब क्या होता है वेलोसिटी, और वेलोसिटी होती है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस यहाँ पे कितना है डेल्टा और टाइम यहाँ पे क्या है टी, तो यहाँ डेल्टा से डेल्टा कैंसिल हो गया, तो यहाँ ये क्या आ गए नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। तो इस तरीके से एन वी किसको शो कर रहा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर सेकेंड को।
तो एनवी की वैल्यू ये आ गई, और यही नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर सेकंड डिफ्यूजन कोफिशिएंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये होता है, अभी हमने देखा, तो हम इन्हें इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ से एनवी की वैल्यू एक तो ये और एक हमने पीछे अभी निकाली है इक्वेशन नंबर 5 के अंदर, इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ दोनों साइड से dn/dx कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, तो d की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 6 हमारी डिफ्यूजन कोफिशिएंट या कोफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन की वैल्यू है। यहाँ की बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू होती है R/n। R यहाँ क्या होता है, गैस कांस्टेंट, और n यहाँ होता है एवोगैड्रो नंबर। तो k की जगह हम R/n पुट करेंगे तो इक्वेशन 7 मिल जाएगी। तो यहाँ ये डिफ्यूजन कोफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ गैस कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, अब जो इक्वेशन नंबर 3 था वहाँ भी हमने d की वैल्यू निकाली थी, पीछे भी देखी थी, d = ∇²/2t, और इक्वेशन 7 के अंदर भी हमने d की वैल्यू निकाली, दोनों ही d की वैल्यू हैं, तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। यहाँ इक्वेट कर दिया, तो यहाँ से 2 है, 2 से 6 3 पे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ ∇² की वैल्यू हमारी आ जाएगी RT/n 1/3π/r। मान लीजिए हमारी इक्वेशन नंबर 8। अब ये जो ब्राउनियन मोशन हमने देखा, डिफ्यूजन कोफिशिएंट निकाला दोनों तरीके से, तो यहाँ इस केस के अंदर जो ∇² की वैल्यू आई है, इसको पेरिन ने मेजर किया विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। उन्होंने क्या किया, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिडर किया और उसको माइक्रोस्कोप की फील्ड ऑफ व्यू में देखा, सच दैट कि वहाँ पे सीरीज ऑफ पैरेलल लाइंस मानी और वो परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे पे। तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प से उन्होंने एक कंपोनेंट निकाला डेल्टा अलोंग एक्स एक्सिस, यानी एक्सपेरिमेंटली उन्होंने देखा। तो यहाँ उन्होंने मीन वैल्यू निकाली ∇² की, उसको कैलकुलेट किया। ठीक है, तो यहाँ उन्होंने एक्सपेरिमेंटली ∇² की वैल्यू निकाली, पीछे हमने थियोरेटिकली अभी वैल्यू देखी थी। तो इस तरीके से पेरिन ने इक्वेशन नंबर 8 जो भी आई है उसको वेरीफाई किया। उन्होंने सभी क्वांटिटीज़ को डिटरमाइन करा एक्सेप्ट n को नहीं किया, और बाकी क्वांटिटीज़ को जो उन्होंने पुट किया और उससे फिर n की वैल्यू निकाली, तो वो n की वैल्यू ये आई 6.88 × 10⁻23। और हम जानते हैं जो n होता है एवोगैड्रो नंबर होता है, जिसकी वैल्यू होती है 6.023 × 10⁻23। तो यहाँ भी ऑलमोस्ट थोड़ा सिमिलर ही आ रहा है। तो इस तरीके से पेरिन ने ब्राउनियन मोशन को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया। सो दिस इज अबाउट ब्राउनियन मोशन। थैंक यू।